बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आज फिर आपके साथ हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग apparatus है, जिसको हम SCBA यानी स्काबा भी कहते हैं। आज का जो टॉपिक है या जो ये ट्रेनिंग सेशन है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे चंद चीज़ों को वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ कि स्काबा हम किन जगहों पे यूज़ करते हैं, वो कौन से ख़तरात हैं या हालात हैं जब हम स्काबा को यूज़ कर रहे होते हैं। नंबर 2, NFP की क्या कोई स्टैंडर्ड या कोड्स हैं जो कि स्काबा को डिफ़ाइन करते हैं या हम वहाँ से रहनुमाई लेते हैं सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग apparatus की सिलेक्शन के लिए या मेंटेनेंस के लिए। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि स्काबा यानी सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग apparatus के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आपने स्काबा यूज़ करना है, यूज़ करने से पहले हम इसकी टेस्टिंग कौन कौन सी करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन के सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग apparatus हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। देखिए, जब भी कोई स्ट्रक्चरल फायर फाइटिंग होती है या वाइल्ड लाइन फायर फाइटिंग होती है, वहाँ पर स्काबा यूज़ कर रहे होते हैं। हम मेडिकल की जब हम कोई अप्रोच कर रहे होते हैं या फिर हैज़र्डस मटीरियल की कोई हम हैंडलिंग करने जा रहे होते हैं जहाँ पे टॉक्सिक वेपर्स मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर हम स्काबा को यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से कन्फाइंड स्पेसेस, जब भी हम कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री करते हैं जहां ऑक्सीजन डेफिशिएंट एटमॉस्फेयर होता है, यानी कि बिलो 19.5% एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन का लेवल होता है, तो वहां हम स्काबा यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ हैं जो कि टॉक्सिक एरिया कहीं पर मौजूद है वहाँ पर, या फिर ऑक्सीजन डेफिशिएंट एटमॉस्फेयर में आपने कोई मेंटेनेंस एक्टिविटी करनी है तो आप स्काबा यूज़ करते हैं। लोग वहाँ पर एमरजेंसी लाइफलाइन भी यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर जो हमारा दूसरा सेटअप है जिसके अंदर आप बड़े सिलेंडर्स के थ्रू सप्लाई ले रहे होते हैं, वो भी आप यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। सो अब आगे चलते हैं कि हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी के हैज़र्ड्स कौन कौन से हैं। हमारे पास ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, हमारे पास एलिवेटेड टेम्परेचर्स हैं कि बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर्स रेज होते हैं तो ये भी हमारे पास एक हैज़र्ड है। इसके साथ साथ हमारे पास पार्टिकुलेट कंटेमिनेशंस हैं। इसके बाद हमारे पास गैसेस और वेपर्स हैं जो कि नॉर्मली फ्लेमेबल या कम्बस्टेबल एटमॉस्फेयर में हम जाते हैं, या फिर हम हैज़मैट हैज़र्डस मटीरियल को डील करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर है। इसी तरह से कुछ एयरबॉर्न पैथोजेंस होते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनसे जो हमारे लिए रेस्पिरेटरी हैज़र्ड के तौर पे हैं, और हम इनसे अपने आप को सेव करने के लिए, अपनी रेस्पिरेशन सेव करने के लिए हम अपने साथ सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग apparatus को यूज़ कर रहे होते हैं। नॉर्मली सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग apparatus या रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा हम कहते हैं एटमॉस्फेयर सप्लाइंग रेस्पिरेटर है। ये जो एटमॉस्फेयर सप्लाइंग रेस्पिरेटर है, ये क्या करता है कि ये हमें ब्रीदेबल एयर देता है जब हम ऑक्सीजन डेफिशिएंट, टॉक्सिक या गैस फिल्ड एटमॉस्फेयर में काम कर रहे होते हैं। दूसरा होता है एयर प्योरीफाइंग रेस्पिरेटर। ये सिर्फ एयर को प्योरीफाई कर रहा होता है लिमिटेड मीन्स के ऊपर। तो जो फिल्टर पार्टिकुलेट्स होते हैं, ये जो एम्बिएंट एयर में होते हैं, ये उसको फिल्टर आउट कर रहा होता है। ये एक मुख्तसर काम कर रहा होता है, इसकी लिमिटेड भी वर्किंग है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होते। हम सिर्फ कुछ एरियाज़ में जहाँ एक लिमिटेड कंसनट्रेशन टॉक्सिक गैसेस की होती है, तो वहाँ पे हम ये वाले मास्क लगा के, हाफ फेस मास्क होते हैं जिनको हम लगा के चल रहे होते हैं। नेक्स्ट चीज़, जब हम बात करते हैं सेल्फ कंटेन स्काबा की, तो स्काबा में दो तरह की डिवाइसेस आती हैं। एक हम कहते हैं ओपन सर्किट ब्रीदिंग apparatus, जो कि हम हमारे साथ एक बैक एंड पे, हमारी बैक पे एक सिलेंडर होता है जिसमें एयर होती है, और इस एयर को जब हम यूज़ करते हैं तो जो हम एयर एक्सेल कर रहे होते हैं वो एक्सेल एटमॉस्फेयर में जाती है, तो ये सर्किट हमारा ओपन होता है। दूसरा होता है क्लोज सर्किट ब्रीदिंग apparatus। क्लोज सर्किट ब्रीदिंग apparatus भी इसी तरह से हम अपनी बॉडी पे कैरी कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेल कुछ नहीं हो रहा होता। हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और जो हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये सिस्टम में वापस जाती है, फिल्ट्रेशन के थ्रू गुजरती है, और दोबारा से ऑक्सीजन हमें वापस से प्रोवाइड हो जाती है। तो ये सारा सिस्टम एक क्लोज वे में चल रहा होता है, तो इसको हम क्लोज सर्किट ब्रीदिंग apparatus कहते हैं। लेकिन फायर फाइटिंग के अंदर जो नॉर्मली जो चीज़ यूज होती है, जो रिकमेंड होती है, वो ओपन सर्किट ब्रीदिंग apparatus होता है। अब हमारे पास बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। अब ये सवाल भी आता है कि यार क्या कोई ओशा का स्टैंडर्ड है, कोई NFP का स्टैंडर्ड या कोड है? तो जी बिल्कुल, बहुत सारे कोड्स मौजूद हैं। अगर हम ओशा की बात करते हैं तो ओशा का स्टैंडर्ड फॉर रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन जो है वो है 1910.134। ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, 1910.134 ये ओशा का स्टैंडर्ड है। इसी तरह से जब हम नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन NFPA की बात करते हैं तो हमारे पास वो 4 स्टैंडर्ड की बात करता है, जहाँ कहीं ना कहीं वो स्काबा का जिक्र करता है, स्काबा के बारे में हमें गाइडेंस देता है।
तो जो सबसे पहला है वो 1850 है। NFPA 1850 को जब आप पढ़ते हैं तो वो कहता है कि स्टैंडर्ड ऑन प्रोटेक्शन assemblies फॉर स्ट्रक्चरल एंड प्रॉक्सिमिटी फायर फाइटिंग एंड सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग apparatus। इसी तरह से जो दूसरा है NFPA 1852 जो ज़्यादातर हम यूज़ कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ सिलेक्शन केयर एंड मेंटेनेंस फॉर ऑफ ओपन सर्किट ब्रीदिंग apparatus। ओपन सर्किट ब्रीदिंग apparatus की सिलेक्शन, केयर और मेंटेनेंस करनी है आपने, उसके लिए राय लेनी है आपने, गाइडेंस लेनी है, तो NFPA 1852 को आप रेफर करेंगे। इसी तरह से NFPA 1970 है जो कि प्रोटेक्टिव असेंबलीज फॉर स्ट्रक्चरल एंड प्रॉक्सिमिटी फायर फाइटिंग है, वर्क अपीरियल्स है एंड ओपन सर्किट ब्रीदिंग apparatus फॉर इमरजेंसी सर्विसेज एंड पर्सनल अलर्ट सेफ्टी सिस्टम। ये भी आपको इसके बारे में गाइड कर रहा होता है। फिर इसके बाद है हमारे पास NFPA 1981। NFPA 1981 हमें बताता है ओपन सर्किट ब्रीदिंग apparatus फॉर इमरजेंसी सर्विसेज। तो ये 4 स्टैंडर्ड है NFPA के या कोड्स हैं और एक OSHA का है जो मैंने आपको बताया। तो जब भी आपको कोई रेफरल चाहिए होगा, वहाँ से गाइडेंस चाहिए होगी, इनकी केयर की, इंस्पेक्शन की, मेंटेनेंस की, सिलेक्शन की, आइडो टेस्टिंग की, ये तमाम चीज़ें आप इन तमाम स्टैंडर्ड से ले सकते हैं जो आपको भी स्क्रीन पे भी मैं मेंशन कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग apparatus की। अच्छा, बहुत सारे लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि यार ये जो स्काबा है इसके अंदर ऑक्सीजन होती है। इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, इसके अंदर फ्रेश एयर होती है जो कि हम कंप्रेसर के थ्रू हम एयर से सक कर रहे होते हैं और कंप्रेसर के थ्रू हम सिलेंडर के अंदर डाल रहे होते हैं। ये सिंपली फ्रेश एयर होती है, इसको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन लेकर जाएंगे और एक ऐसे एरिया में जहाँ पर फायर है तो आपको पता है ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइज़र है और ये आग को और ज़्यादा बढ़ने में मदद देती है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कंप्रेस एयर होती है, इसको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। सिलेंडर्स डिफरेंट कैपेसिटी की होते हैं, ये तकरीबन 200 बार का भी होता है, 300 बार का भी होता है और इससे ज़्यादा की कैपेसिटी के भी होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट वेरी करते हैं, इसका मटेरियल भी डिफरेंट टाइप का होता है। अब हमें ये देखना है कि सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग apparatus जो हमारे पास मौजूद होगा कोई भी, तो उसके अंदर कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। तो ये अभी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से पार्ट्स हैं। ओके जी, ये हमारा सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग apparatus है और अब हम इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है ये सिलेंडर है इसका और उसके साथ ये इसकी ब्लैक प्लेट है। बैक प्लेट के साथ जो बड़ा एक और मेन कंपोनेंट है ये इसका फुल फेस मास्क है। अब यहाँ देख लें, अगर इस पूरे स्काबा की बात करें, हमने इसके ऊपर हर स्काबा के ऊपर अपना एक नोमेक्स का प्रोटेक्टेड कवर चढ़ाया हुआ है ताकि ये किसी भी किस्म की जो छोटी बहुत वियर एंड टेयर होती है उससे ये सेफ़ रहे। और स्पेशल चूँकि नोमेक्स का है तो ये थोड़ा सा फायर रिटार्डेंट भी है। अब इसके लिए जब आप ये इसका मेन वाल्व है और साथ में यहाँ पे इसकी रीडिंग दी जा रही है कि कितना इसके अंदर एयर का प्रेशर मौजूद है। अब इसमें क्या चीज़ होती है जनाब, ये मेन सिलेंडर हो गया और इसके साथ ही ये पीछे आप देख रहे हैं ये बैक प्लेट है जिसके ऊपर ये पूरी सपोर्ट है सिलेंडर की, और बैक प्लेट के साथ ये आपके हार्नेस आ रहे हैं दोनों साइड पे। इन दोनों हार्नेस को जब आप पहन लेते हैं अच्छी तरह से तो बैक प्लेट के साथ सिलेंडर आपकी बैक पे आ जाता है, उसका जो मेन वाल्व है वो बॉटम की तरफ आ जाता है और इसको आप अच्छे से फास्टन कर लेते हैं और यहाँ पर आपका बेल्ट आता है। अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको डेमो भी दे दूँगा तो आपको पता चल जाएगा। तो जब भी आपने इसको ओपन करना होता है आप मेन सिलेंडर को ओपन करते हैं। मेन सिलेंडर को ओपन करते ही अब ये जो मेरे पास इस वक्त सामने है 300 बार का है। 300 बार का मतलब है तकरीबन ये 45 मिनट का है। 4500 PSI इसका इसकी प्रेशर है और जो इसको है तकरीबन हम लोग फुल अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 45 मिनट्स है और फॉर्मूले के थ्रू जब हम निकालेंगे तो समहाउ कहीं ये 35 मिनट्स का हमारा वर्किंग ड्यूरेशन बन जाता है और 10 मिनट्स का वही हमारा सेफ्टी मार्जिन है। अब जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो मेन इसके अंदर 2 रेगुलेटर हैं। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो ओपन करते ही यहाँ पे ये एक हाई प्रेशर होज़ है। इस हाई प्रेशर होज़ के साथ ये पहले रेगुलेटर के अंदर एयर सप्लाई चली जाती है, वहाँ से इसको रेगुलेट करता है तकरीबन ऑलमोस्ट 100-150 PSI तक रिड्यूस करता है और उसके बाद इसकी फिर ये वो बहुत ही कहना चाहिए वो है हाई प्रेशर होज़ है। इसके बाद ये लो प्रेशर होज़ में आ जाता है और लो प्रेशर होज़ से होते हुए ये आपके रेगुलेटर में आ जाता है। ये आप इसको रेगुलेटर कह लें या लंग डिमांड वाल्व कह लें क्योंकि आपके लंग्स की डिमांड के साथ ही इसकी सप्लाई दे रहा होता है। अब ये जैसे ही आप इसको अपने मास्क के साथ कनेक्ट करते हैं, मास्क के साथ इसकी कनेक्शन दी हुई है, जैसे ही आप इसको प्रॉपर्ली कनेक्ट कर देंगे तो कनेक्ट होने के बाद जब आप फेस मास्क को फुल फेस मास्क को पूरी तरह अपने चेहरे पर एडजस्ट करते हैं और पहला शार्प ब्रेथ लेते हैं तो एक ठक करके एक आवाज़ आती है और सिलेंडर एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि जैसे ही आप अपने लंग्स की डिमांड लेंगे वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपको एयर की सप्लाई कंटिन्यूसली देना शुरू कर देगा। अगर आपकी मेन वाल्व के साथ कोई मसला होता है तो ये पर्ज वाल्व है,
इसको हम बाईपास वाल्व भी कहते हैं। आप इसको अपनी कहना चाहिए एडजस्टमेंट के हिसाब से ओपन करेंगे, ये अनकंट्रोलेबल है। आई मीन कि जैसे आप स्काबा यूज़ कर रहे हैं तो आपके लंग्स की डिमांड के साथ एयर सप्लाई आ रही है, आप इनहेल करते हैं, एयर सप्लाई आती है, फिर आप एक्सहेल करते हैं, उसमें कट ऑफ हो जाती है। इसमें क्या है, जैसे ही मैं अगर इसको खोलूँगा आपको साउंड आएगी, तो ये कंटिन्यूसली इसमें से साउंड आती रहेगी, यानी एयर इसमें से निकलती रहेगी कंटिन्यूसली। तो इसको आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा। फिर इसके साथ ही आपके पास एक गेज है जो कि आपके शोल्डर पे आ जाती है, और ये टाइम टू टाइम आप इसको देख सकते हैं। इसके अंदर आपको बता देगा, फुल है तो ग्रीन पे होगा, और फिर अगर रेड पे है यानी 50 कहना चाहिए PSI मोर और लेस, उसके बाद ये इसके ऊपर ही आपको अलार्म देना शुरू कर देगा। अब आपने इसको पहनना है। पहनने के लिए सबसे पहले कि इसके अंदर 2 टेस्ट होते हैं। सॉरी, एक चीज़ आपको बताना भूल गया हूँ, ये आपका जो फुल फेस मास्क है। अच्छा, इसमें भी कुछ लोग थोड़ी सी गलतियाँ करते हैं, तो पहले तो ये देख लें, इस तरह का जो नेट होता है जो कि एक फैब्रिक का है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। कहीं कहीं ज़्यादातर लोगों के पास इस तरह का भी होता है कि जिसके अंदर रबर के सारे ये स्टेप्स होते हैं। ये रबर स्टेप्स जो होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वियर एंड टियर के बाद ये ख़राब हो जाते हैं, और आप उसको ज़रा सा स्ट्रेच करते हैं तो वो टूट जाता है। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बड़े लंबे अरसे चलते हैं। अच्छा, हमेशा से हम इसको इस तरह से पूरा ओवरटर्न करके पीछे की तरफ रख देते हैं। ये इसका वाइज़र है। वाइज़र हमेशा आपका नीट और क्लीन होना चाहिए, क्योंकि जब आप कन्फाइंड स्पेस में जाएंगे, लो लाइटिंग होगी, और अगर इसके ऊपर स्क्रैचेस होंगे तो आपको प्रॉपर्ली नहीं नज़र आएगा एरिया। ये आपके एक्सेलेशन वाल्व है। जब आप एयर इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आप एक्सहेल कर रहे होते हैं, तो ये ओपन सर्किट ब्रीथिंग अपरेट्स, यानी ये ओपन एयर में एयर को एक्सहेल कर रहा होता है। फिर कुछ स्काबा के साथ इसका एक नेक स्ट्रैप भी आता है कि आप इसको नेक स्ट्रैप को डाल के अपने नेक पे ऐसे होल्ड कर लें और हैंग कर लें, और जब भी आपको यूज़ करना है फिर आप दोबारा से इसको फेस के ऊपर लगाएं। अच्छा, फेस को लगाने के लिए अब सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका चिन स्ट्रैप है, सॉरी चिन एरिया है। यानी जब भी आपने इसको पहनना होगा तो सबसे पहले आप अपनी चिन को यहाँ पे रखेंगे। जैसे चिन को यहाँ रखेंगे और अपने फेस के साथ लगाएंगे तो ये आपका फोरहेड एरिया जो है, और फिर ये आपके साइड बर्न एरिया और अंडर द चिन, ये पूरा आपका सीलिंग एरिया है। इस पूरे सीलिंग एरिया में कोई भी फेशियल हेयर नहीं होना चाहिए। फेशियल हेयर का अब क्या मतलब है? फेशियल हेयर का मतलब है कि कुछ लोगों के ये आपने देखिए साइड बर्न्स कहलाती हैं। ये साइड बर्न बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अगर बहुत बड़ी बड़ी साइड बर्न्स हैं तो ये आप मास्क नहीं पहन सकते। अगर आपकी बहुत बड़ी बड़ी मुस्ताच है, यानी मूछें आपकी बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपकी दाढ़ी है, अब देखिए दाढ़ी बहुत बड़ी हो, दाढ़ी आपकी नॉर्मल सी हो, या फिर आपकी फ्रेंच कट हो, किसी भी किस्म की दाढ़ी हो या फेशियल हेयर हो, तो आपको स्काबा यूज़ करने की अथॉरिटी नहीं है। क्योंकि जब फेशियल हेयर रिस्ट्रिक्शन होगी तो आपकी जो फेस की सीलिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी, और इसके अंदर से एयर निकलती जाएगी। एयर निकलती जाएगी तो इसका क्या मतलब होगा, जो प्रॉपर इसकी कंजम्पशन है, यानी 40 लीटर पर मिनट या 50 लीटर पर मिनट के हिसाब से ये आपको दे रहा है, लेकिन जब फेस सील प्रॉपर नहीं है तो एक्स्ट्रा एयर इसके अंदर से जा रही है, तो आपका सिलेंडर जो रिकमेंडेड ड्यूरेशन है उस तक काम नहीं करेगा, और ये जल्दी इसकी एयर ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल रिकमेंडेड है कि जो लोग स्काबा को यूज़ करेंगे वो फेशियल हेयर रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करेंगे। मतलब साइड बर्न आपके इसी तरह से होना चाहिए। आपकी मुस्ताच हो सकती है, अगर आप रखना चाहते हैं तो सिर्फ इतनी सी हो, यानी कि फेस से नीचे ना आ रही हो, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं हो, या फिर आप क्लीन शेव हों, या तो आप क्लीन शेव होंगे या फिर आप इतनी सी मुस्ताच होगी। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जाता है, और ये सेम स्टैंडर्ड है। मैं एडनॉक में रहा हूँ, एडनॉक के अंदर भी यही वाली पॉलिसी यूज़ की जाती है कि आपने फेशियल हेयर रिस्ट्रिक्शन को बहुत ज़्यादा फॉलो करना है। रिसेंटली NFPA ने अब इसको अलाउ कर दिया कि अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट लेंस के साथ आप स्काबा को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल ग्लासेस, जहाँ पे ये आपका मेटेलिक फ्रेम यहाँ और यहाँ जा रहा होता है, तो उसमें आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपका फेस जो सील है वो प्रॉपर नहीं होगी। लेकिन उसके अंदर एक किट आती है ग्लासेस की, जो आप इसके अंदर प्रॉपरली फिक्स करवा देते हैं, और उसके बाद जो आप जब यूज़ करते हैं तो आपकी फेशियल हेयर रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं रहती, फिर आपकी ये सील प्रॉपर रहती है, तो आप उसके साथ भी स्काबा को यूज़ कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसको पहनने के लिए सबसे पहले अपनी चिन यहाँ रखेंगे, इसको अपने फोरहेड के साथ लगाएंगे। जब फोरहेड के साथ लगा दिया तो अब प्रॉपरली आपको मैं दिखाता हूँ पहन के किस तरह से करना है। ये आप देख रहे हैं, इसको मैंने पूरा ऊपर इस तरह से ले लिया है। अब ऊपर से लेने के बाद जब मैंने इसको टाइट करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं अपने जो बॉटम वाले स्टेप्स हैं, बॉटम वाले स्टेप्स को मैं टाइट करूँगा। सबसे पहले मैंने बॉटम को टाइट किया, फिर इसके बाद मैं मिडिल वाले को टाइट करूँगा। मैं इसको मिडिल को टाइट करूँगा, और फिर यहाँ पे हमारे पास 2 ही स्टेप थे, 2 यहाँ पे आ गए और 2 यहाँ पे आ गए। अब मेरे पास प्रॉपर सील है। अब अगर मैंने इसको टेस्ट करना है प्रॉपरली तो मैं यहाँ हाथ रखूँगा,
जब मैं यहाँ हाथ रखूँगा तो आप गौर से देखिएगा कि ये चेहरे के साथ स्मैच हो जाएगा, मेरे चेहरे के साथ चिपक जाएगा। और फिर मैं कोई साउंड सुनूंगा कि कोई लीकेज तो नहीं है। अगर ये मेरे चेहरे के साथ सही से चिपक रहा है तो इसका मतलब है मेरे चेहरे पे फेस सील जो है मेरी ये प्रॉपर है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा सुनूं, जूम कीजिएगा। ये देखिए, मैं अपने चेहरे के साथ लगाता हूँ, मेरे चेहरे के साथ चिपकेगा। अब इसका मतलब है प्रॉपर सील थी, प्रॉपर सीलिंग है। इसको अब मैंने खोलना है, बहुत आसान तरीका है। ये जो इसके यहाँ पे हमने इसके स्टेप दिए हुए थे, उनके स्टेप्स का आप लूज करते जाएंगे यहाँ से। इसी तरह से दूसरा तरीका आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इनको फिंगर के साथ लूज करते जाएंगे और फिर यहाँ एक फिंगर रख के इसको आप उतार लेंगे। जब आप एक फिंगर रख के इस तरह से इसको उतार लेंगे तो ये प्रॉपर तरीका आपका इसकी सेटिंग का हो जाएगा। ये तो आपने मास्क को पहनने के लिए एक तरीक़ाकार देख लिया कि आपके पास फेस फिट पूरी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि स्काबा को जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो यूज़ करने से पहले हम दो काम करते हैं। एक इसका हम हाई प्रेशर टेस्ट करते हैं और एक हम इसका लो प्रेशर टेस्ट करते हैं। हाई प्रेशर टेस्ट में क्या होता है कि हम स्काबा को फुल खोल लेते हैं, फुल हम इसको ओपन कर लेंगे। याद रखिएगा, जब भी आप स्काबा यूज़ करें तो इंश्योर करना है कि आपने इसको फुल्ली ओपन करना है। अगर आप फुल्ली ओपन नहीं करेंगे, 2-4 राउंड्स देंगे तो उसमें ख़तरा रहता है कि प्रॉपर एयर सप्लाई नहीं आती है और प्रॉपर चूंकि आपने ओपन नहीं किया होगा तो फिर आपको जल्द से जल्द अलार्म देना शुरू कर देगा। अब यहाँ देखिए, मैंने इसको ओपन कर दिया, ये मुझे फुल प्रेशर दे रहा है, स्काबा का प्रेशर पूरा है। अब मैं इसको क्लोज़ कर दूंगा। अच्छा, क्लोज करने के लिए इसके अंदर एक सेफ्टी है कि आपने इसको अंदर प्रेस करना है और फिर बंद करना है, ताकि कोई भी शख्स इसको बंद ना कर सके जो आम आदमी है जिसको पता नहीं है। मैं इसको इस तरह से अंदर प्रेस करूंगा और ये फुली मैं इसको क्लोज कर दूंगा। फुली क्लोज करने के बाद मैं इसको 1 मिनट तक चेक करूंगा कि क्या इसके अंदर से कोई प्रेशर ड्रॉप है। अगर 1 बार से ज़्यादा का इसमें प्रेशर ड्रॉप है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई लीकेज है, फिर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसको रेक्टिफिकेशन के लिए भेजेंगे। लेकिन अगर मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई लीकेज नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि बिल्कुल ठीक है। अब इसका मैं थोड़ा सा अलार्म चेक करूंगा। उसका सिंपल सा तरीका ये है कि या तो मैं मास्क को पहन लूँ और मास्क को पहनने के बाद जितनी भी एयर इसके अंदर मौजूद थी उसको कंज्यूम करूँ। इसमें क्या होगा कि जब एयर एक सडन प्रेशर से नीचे जाएगी 50 PSI प्लस माइनस पे 5 PSI अगर वो जाएगी तो वो अलार्म देगा। अब आप देखिएगा कि इसमें से मैं थोड़ा सा पर्जिंग करता हूँ, क्योंकि मैंने वाल्व को पूरा प्रॉपरली बंद कर दिया है। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता पर्ज कर रहा हूँ। जैसे ही ये एक सर्टेन लेवल पे पहुंचेगा ये अलार्म देना शुरू कर देगा। जस्ट देखा आपने, आखिर में इसने अलार्म देना शुरू किया और इस तरह से क्या हुआ कि ये पूरा क्लोज हो गया। तो ये इसका प्रॉपर एक तरीकाकार है। ये आपने चेक कर लिया, हाई प्रेशर हो गया। लो प्रेशर के लिए क्या करेंगे कि इसको आप अपने साथ पहन लेंगे, पहनने के बाद मास्क प्रॉपर लगा लेंगे। मास्क लगाने से पहले इसको ओपन करेंगे। ओपन कर लिया आपने, मास्क लगा लिया, मास्क लगा के कनेक्ट कर लिया, आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। इसके बाद आप इसको क्लोज कर देंगे। जब आप इसको क्लोज कर देंगे तो आपका हाथ इसके वाल्व के ऊपर रहेगा। क्लोज करने के बाद क्या होगा, जो सप्लाई जितनी भी लाइन की रह गई है वो सारी आप कंज्यूम करेंगे और जैसे ही आप कंज्यूम कर लेंगे तो आपका मास्क उसी तरह से आपके चेहरे के साथ चिपक जाएगा। इसका मतलब है मज़ीद सप्लाई नहीं आ रही है और फेस जो है, फेस के साथ ये प्रॉपरली स्टक हो गया है और कोई किसी किस्म की एयर की लीकेज नहीं है। हाथ यहाँ पे क्यों रखना है कि अगर आपको एकदम से लगता है कि सफोकेशन हो रही है तो फिर आप इसको फ़ौरन से ओपन कर लेंगे। तो ये आपका लो प्रेशर टेस्टिंग का अलार्म भी आ गया, आपका लीक टेस्टिंग भी हो गई। ये दोनों चीज़ें आपकी एक साथ हो गई। तो जब भी आप स्काबा को यूज़ करेंगे आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। तो अब तक के लिए होप कि ये आपको याद रहेगा। अगर आप डेली स्काबा यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसको डेली चेक करना है, एवरी सिंगल मॉर्निंग जब आप ड्यूटी पे आते हैं। लेकिन अगर आप स्काबा मंथली एक दफ़ा यूज़ करते हैं किसी ड्रिल वगैरह में तो फिर आप उसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। आप 2 वीक्स के बाद भी कर सकते हैं, या फिर मंथली इसका एक थॉरो चेक होना चाहिए कि आप इसको प्रॉपरली चेक करें। इसकी प्रॉपर एक वर्कशीट इंस्पेक्शन शीट बनाएं, उसके अंदर आप प्रेशर इसका लिखें। इसके बाद इसकी एसेसरीज़ को चेक करें। एसेसरीज़ को चेक करने के बाद उसका पूरा स्टेटस उसके अंदर लिखें और अगर कोई भी इसके अंदर शॉर्टफॉल होती है तो उसको इमीडिएटली चेक एंड रेक्टिफाई करवाएं। तो याद रखिएगा, ये एक लाइफ सेविंग अपरेटस है, इसको 100% फिट होना चाहिए। मैं एक दफ़ा फिर बताऊँगा, जो लोग स्काबा यूज़ कर रहे हैं उनको फेशियल हेयर पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। यानी कि आपका जो फेशियल एरिया है, आपका फोरहेड हो गया, आपके साइड बर्न हो गए, अंडर द चिन हो गया, यहाँ पे कोई भी फेशियल हेयर नहीं होना चाहिए। नो बियर्ड, नो फ्रेंच कट,
नो बिग मुस्ताच एंड नो साइड बर्न। सो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा और अपने स्काबास को टाइम टू टाइम प्रॉपर्ली चेक कीजिएगा। ये लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है और ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया वो है सुपर पास यानी पर्सनल अलर्ट सेफ्टी सिस्टम। ये जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो इसकी करता क्या है, फायर फाइटर अगर अपना काम कर रहा है और काम करने के दौरान में अगर वो किसी चीज़ पे एक्सपोज हो जाता है या किसी भी वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई, अब वो यहाँ पे बेहोश हो गया है, अब क्या होगा, ये डिवाइस जो है पर्सनल अलर्ट सेफ्टी सिस्टम ये 30 सेकेंड तक वेट करेगा कि अगर इसको कोई बॉडी की मूवमेंट फील नहीं होगी तो 30 सेकेंड के बाद ये अलार्म देना शुरू कर देगा। टीट 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 बहुत तेज़ी से अलार्म देना शुरू कर देगा। और अलार्म देने का मतलब है कि इतना तेज़ अलार्म होगा कि आप प्रोसेस एरिया में अगर मौजूद हैं, सराउंडिंग साउंड्स भी आ रही हैं तो भी आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि मेरा फायर फाइटर कहाँ पर डाउन है और आप वहाँ पर जा सकते हैं और उसको वहाँ से फ़ौरन से रेस्क्यू कर सकते हैं। तो ये आपका पर्सनल अलर्ट सेफ्टी सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ये आपके हर स्काबा के साथ मौजूद होना चाहिए। 30 सेकेंड अगर आपने मूव नहीं किया तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और अलार्म देना शुरू कर देगा। सो आज हमने क्या पढ़ा है, मैं थोड़ा सा इसको रिकैप कर दूं कि आज हमने स्काबा क्या चीज़ होती है, स्काबा हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कौन कौन से हैज़र्ड्स के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, NFP के कोड्स और स्टैंडर्ड स्काबा के अगेंस्ट क्या हैं, हमने आज ये भी पढ़ लिया है। साथ साथ स्काबा के पार्ट्स क्या हैं, हमने इसको पढ़ा है। स्काबा को हमने कहना चाहिए इसके जो पार्ट्स हैं इसको प्रॉपर्ली हम यूज़ किस तरह कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, इसका प्रेशर कितना है, ये हमने चीज़ को समझा है। एक लास्ट चीज़ अब मैं अगले लास्ट सेशन में बताऊंगा कि सिर्फ इसको हम पहनते कैसे हैं, ये पहनने का वाला लास्ट सेशन है, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। तो इसको याद रखिएगा, प्रैक्टिस में रखिएगा, जितना अच्छे तरीके पर आप इसको पहनेंगे और डेली के डेली आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्पेक्ट करेंगे तो ये लाइफ सेविंग इक्विपमेंट आपके साथ हमेशा प्रॉपर्ली वर्क करेगा। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, इस वक्त आपके सामने यहाँ BM मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ हमारे हेड फायरमैन जो हैं ज़ुबैर आसिफ, जो कि आजकल ऑफिशिएटिंग टीम लीडर भी हैं। ये आपको बताएंगे कि सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus को कैसे पहनना है। दो तरीके हैं, ओवर द हेड यानी कि अबव द हेड करके पहनना है आपने इसको, या फिर एक कोट मेथड है। ये जो है ये ओवर द हेड मेथड को यूज़ करेंगे तो देखिए कैसे ये यूज़ करते हैं इसको। जब ये आपके सामने होगा तो वेल्व आपके सामने होगा, जैसे ही उठाएंगे तो वेल्व ऑटोमेटिकली बॉटम पे चला जाएगा। इस तरह से इसको प्रॉपर तरीके पे उन्होंने फास्टन कर लिया है। अब ये वेस्ट बेड को टाइट करेंगे। आपका जो रेगुलेटर है वो या लंग डिमांड वेल्व वो प्रॉपर्ली फिक्स है, इन्होंने फिक्स कर लिया इसको। इसके बाद ये उठाएंगे अपने फेस मास्क को, फुल फेस मास्क, वो इसी तरह से चिन रखा, चिन के साथ फोरहेड के साथ इन्होंने लगाया। सारे स्टेप्स को इन्होंने पीछे लेके चले गए प्रॉपर्ली। और ये उसी तरह से पहले बॉटम वाले को टाइट करेंगे, इसके बाद ये टॉप वाले को टाइट करेंगे, उसके बाद ये मास्क चेक करेंगे, ये कोलैप्स हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब ये इसको रेगुलेटर को ऑन कर दिया इन्होंने, यानी कि सिलेंडर को ऑन कर दिया है। इंश्योर करेंगे कि फुली ऑन है। फुली ऑन होने के बाद ये चेक करेंगे कि जनाब प्रेशर पूरा है। इसके बाद ये यहाँ से रेगुलेटर को निकालेंगे और मास्क के साथ फिट कर देंगे। इसका तरीकाकार ये है कि ये जो आपका बाईपास है या बर्ज वाल्व है ये टॉप पे रहेगा, इसके बाद इसको ये टर्न कर देंगे और जैसे ही पहला शार्प ब्रेथ लिया इन्होंने ये ओके हो गया। तो ये प्रॉपर्ली तरीका है। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये ओपन सर्किट पॉजिटिव प्रेशर है। पॉजिटिव प्रेशर का क्या मतलब है कि इस वक्त जब ये ब्रीद इन कर रहे हैं तो इस वक्त जो मास्क के अंदर जो प्रेशर है वो 15 PSI है। जो हमारे पास यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 बार है यानी 14.7 PSI, जबकि यहाँ पे 15 PSI है यानी स्लाइटली हायर है। तो ये सराउंडिंग एरिया से पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ से नॉर्मल कंडीशन में कोई गैस एंटर नहीं हो सकती क्योंकि अंदर पॉजिटिव प्रेशर है। लेकिन अगर फेशियल हेयर होगा तो एक तो एयर लीक होती रहेगी और अगर प्रेशर से जा रही होगी, सर्टेन प्रेशर उससे ज़्यादा होगा, कहीं वाल्व के पास खड़े हैं अचानक लीक हो गई कोई टॉक्सिक गैस और प्रेशर से आ रही है तो वो फेशियल एयर की वजह से अंदर भी एंटर हो सकती है। तो ये तरीका है इसका जनाब, इस तरह से आपने पहनना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।